Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Indian Politics Trends and Development, and under this chapter we have started our discussion regarding some recent developments in the Indian politics, especially after 1989. 1989 के बाद से जो भी developments हुए they are very important because what we find कि जो 1989 है it provides a kind of dividing line in the Indian politics because 1989 के पहले तक जो भी हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें कांग्रेस जो थी वो डोमिनेंट पोजीशन में थी एंड 1989 के बाद से ये कांग्रेस की डिक्लाइन स्टार्ट होती है। उसी के साथ साथ कुछ न्यू इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक मंडल इशू जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल मैटर बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मंडल इशू इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड देन वी फाइंड कि एक नया डेवलपमेंट होता है और वो था बाबरी मस्जिद का गिराया जाना 6 दिसंबर 1992 को। एंड इसी के साथ जो हमारे कंट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है सेक्युलरिज्म, उस पर एक नया डिबेट स्टार्ट हो जाता है और कम्युनल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं उसकी भी स्टार्टिंग होती है और नेशनलिज्म को भी एक डिबेट का इशू बन जाता है इन सब के साथ में। और ये जो डेवलपमेंट हुआ इसका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हुआ हमारे पॉलिटिक्स पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे। एंड देन वी सी कि इसके बाद जो अनदर डेवलपमेंट हुआ है इस पीरियड का आफ्टर 1989 का, वो है कि कांग्रेस में पहली बार कांग्रेस की जो लीडरशिप हुई वो गांधी फैमिली से हट करके एक जिसको हम कहेंगे आउटसाइडर बिकम्स द लीडर ऑफ द कांग्रेस। लाइक 91 की कैंपेनिंग जब हो रही थी तो उसी समय उसी कैंपेनिंग में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है तमिलनाडु में। एंड ये जो राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है इसके बाद वहाँ पर जो कांग्रेस थी वहाँ उसमें जो गांधी फैमिली का जो अभी तक हमने देखा डोमिनेंस था शुरू से, इट वाज ओनली इट वाज द रूल ऑफ अ फैमिली। इस पे ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है कि ये डायनेस्टिक रूल था एक तरह से। पंडित नेहरू, देन पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, देन इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी, तो एक तरह का डेमोक्रेसी के अंदर एक डायनेस्टिक रूल चल रहा था। एक सिंगल फैमिली वाज रूलिंग द कंट्री फ्रॉम सिंस 1947। तो ये जो डायनेस्टिक रूल था वो एंड होता है और हम देखते हैं कि जो 91 का इलेक्शन था उसमें अगेन द कांग्रेस गॉट द सिंपैथी वोट बिकॉज ऑफ असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। और इसके कारण कांग्रेस को 91 के इलेक्शन में मेजॉरिटी तो नहीं मिल पाती है बट इट इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड देन ये गवर्नमेंट भी फॉर्म करती है 91 में। सो ये जो गवर्नमेंट 1991 में फॉर्म होती है कांग्रेस की, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं पीवी नरसिम्हा राव। एंड ये पहली बार हुआ कांग्रेस में कि मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है बट द लीडरशिप इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द गांधी फैमिली। द प्राइम मिनिस्टर इज एन आउटसाइडर, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट बिलोंग टू नेहरू गांधी फैमिली। ये पहली बार होता है हमारे अभी तक का जो हम हिस्ट्री देख रहे हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स की, उसमें हम यही देखते हैं कि 91 की जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस बनाती है पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में। हालांकि इसको पूरी की पूरी सपोर्ट नहीं, पूरी की पूरी मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, इसको सपोर्ट मिलता है AIADMK से एंड सम अदर पार्टीज वर आल्सो देयर टू सपोर्ट इट। तो ये जो है ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हम कहेंगे 5 डेवलपमेंट्स हुए 1989 के बाद जिसके कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है हमारे पॉलिटिक्स पे। ओके और अब हम नाउ वी विल डिस्कस कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स है उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या हमारे कंट्री में हुए 1989 के बाद। तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है एरा ऑफ कोalition। as we have discussed कि किस तरह से कांग्रेस की डिक्लाइन स्टार्ट होती है बट
एट द सेम टाइम अगर कांग्रेस की डिक्लाइन शुरू हुई तो दूसरी पार्टी को राइज करना चाहिए था, बट ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं हो पाया। और हमारे में सिर्फ यही हम जो बीच का फेज हम कह सकते हैं, दैट वाज द ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम 1989 टू 2008, ठीक है, 2009। जो 1989 से 2009 के बीच का जो समय है वो हम कहेंगे ये 20 ईयर्स का जो पीरियड है वो ट्रांजिशनल पीरियड था, क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, बट कोई दूसरी पार्टी भी इस कंडीशन में नहीं होती है कि वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर पाए, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी भी इस कंडीशन में नहीं होती है कि उसको मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिल पाए। तो इस तरह से क्या शुरुआत होती है, कोalition पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग होती है, बिकॉज गवर्नमेंट का फॉर्मेशन तो होगा ही, बिकॉज इलेक्शन हुए हैं गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए ही। अगर एक सिंगल पार्टी को नहीं मिल रही है मेजॉरिटी, तो फिर उसमें क्या होगा कि जो डिफरेंट पार्टीज है वो आपस में मिलकर के कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यही हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ, क्योंकि कोई भी पार्टी उस कंडीशन में नहीं होती थी कि जिसको कि मेजॉरिटी मिल पाए। और जो 1989 का इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी डिफीटेड तो हुई, ओके, एंड लेकिन ये जो थी उस समय भी कांग्रेस जो थी उस समय भी लार्जेस्ट पार्टी ही थी। 1989 के इलेक्शन में भी वो लार्जेस्ट पार्टी ही थी, बट उसको मेजॉरिटी नहीं था, इसलिए इसने ये डिसाइड किया कि वो कोalition गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करेगी, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत प्रेशर होता है। देन कभी अगर किसी ने छोड़ दिया गवर्नमेंट को तो फिर वो माइनॉरिटी में आ जाती है। जो भी हो, ये कांग्रेस का डिसीजन था कि वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेगी विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज एंड इट विल सिट इन द अपोजिशन। उसने अपोजिशन में बैठने का डिसीजन किया। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वो गवर्नमेंट किसकी फॉर्म हुई, वो गवर्नमेंट फॉर्म हुई नेशनल फ्रंट की। वी आर डिस्कसिंग 1989 election. The result of the election is Congress emerged as single largest party. But it decided to sit in the opposition, and then what happened, that the National Front formed the government. अब ये जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो क्या करती है, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में कौन होता है, जो मेन पार्टी इस नेशनल फ्रंट के अंदर होती है वो होती है जनता दल, ठीक है, जनता दल। और उसके अलावा कुछ अदर पार्टीज भी होते हैं। फ्रंट, जब हम फ्रंट की बात कर रहे हैं तो फ्रंट का मतलब है कि इट्स नॉट अ सिंगल पार्टी, इसमें बहुत सारे पार्टीज मिले हुए हैं। तो ये नेशनल फ्रंट जो है इसमें मेन पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी, वो जनता दल थी, और जनता दल के अलावा भी कुछ अदर पार्टीज जो थी वो मिलकर के इन्होंने अपना एक फ्रंट बनाया था। तो जो 1989 का इलेक्शन होता है उसमें नेशनल फ्रंट की जो नेशनल फ्रंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, लेकिन इट वाज नॉट एबल टू गेट द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, तो मेजॉरिटी तो इनको मिली नहीं थी। तो फिर कैसे ये गवर्नमेंट फॉर्म इन्होंने किया, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट कहाँ से मिलता है, इट गॉट सपोर्ट फ्रॉम 2 parties and these 2 parties were the BJP and the left front. लेफ्ट फ्रंट भी, जब भी हम फ्रंट कहेंगे तो इसका मतलब इट्स नॉट अ पार्टी, कई सारे जो पार्टीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए हैं तब वो फ्रंट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ है उसी पर हमारा डिस्कशन हो रहा है। सो 1989 ही हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है वो नेशनल फ्रंट है।
और जो नेशनल फ्रंट है उसके अंदर जो मेन पार्टी है वो है जनता दल प्लस अदर पार्टीज। ओके, और इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग द सपोर्ट? इट इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी। अब ये जो सपोर्ट इनको मिल रहा है, इस पर वी विल डिस्कस ऑन दिस इशू। अब हम वी विल सी कि ये जो लेफ्ट फ्रंट है और जो बीजेपी है, दे बोथ आर ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज। कंप्लीटली आइडियोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली पार्टीज हैं। बिकॉज जैसे लेफ्ट फ्रंट जो है, इट्स अ लेफ्टिस्ट पार्टी है ना। कम्युनिस्ट पार्टीज का जो फ्रंट है उसको हम लेफ्ट फ्रंट कह रहे हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। और अगर बीजेपी को हम देखें तो उसकी जो आइडियोलॉजी है वो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है। तो एक जा रहा है राइट डायरेक्शन में, राइटिस्ट आइडियोलॉजी, एक जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, बट दे बोथ आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल फ्रंट। तो ये जो सपोर्ट हो रहा है, इसके पीछे जो मेन पर्पस है वो क्या है कि कांग्रेस को पावर से बाहर रखना। तो कांग्रेस को पावर से बाहर रखने के लिए ये दो आइडियोलॉजिकली अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट these two parties, these two left front and BJP, they are supporting the government of national front from outside. It means कि they will not join in the government, they will not hold any post in the government. जब हम outside से support करते हैं, बाहर से समर्थन देते हैं, तो उसका यही मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है उसके अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यानी कि बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के जो एमपीज हैं उनको कोई भी मिनिस्टर का पोस्ट नहीं मिलेगा। दे आर ओनली सपोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। कुछ भी लॉ अगर आता है, कोई भी रिजोल्यूशन आता है, लॉ नहीं, कोई भी बिल आता है, रिजोल्यूशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से लोकसभा में, तो ये जो पार्टीज हैं वो इनको एक्सेप्ट, वो इनको ये करेगी, क्या करेंगी, वो जो पार्टीज हैं वो इनको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आउटसाइड से सपोर्ट मिलता है, उसका क्या मीनिंग होता है। और यू विल सी इन योर बुक देयर इज अ कार्टून जिसमें कि जो हमारा नेशनल फ्रंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट 1989 में बनी, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? The Prime Minister was VP Singh, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ओके, अब ये जो अगर इफ यू सी द कार्टून इन योर बुक कि वीपी सिंह जो है उनको एक पपेट के फॉर्म में दिखाया गया है और जो स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं, एक जो स्ट्रिंग है वो लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में है और एक जो स्ट्रिंग है वो ज्योति बसु के हाथ में है। तो ज्योति बसु इज रिप्रेजेंटिंग द लेफ्ट फ्रंट एंड आडवाणी इज रिप्रेजेंटिंग द पार्टी बीजेपी। तो जैसे कठपुतली जो पपेट होते हैं उनके मूवमेंट्स वो अपने से कुछ भी मूव नहीं कर सकते हैं, उनको ऊपर से मूव कराया जाता है, जो स्ट्रिंग होता है उससे हिला हिला के, है ना। दिस इज द वे हाउ पपेट्स फंक्शन। तो ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सपोर्ट किया जा रहा है, क्या ये सपोर्ट है? अगर आप उस पिक्चर को जस्ट हैव अ लुक, ऑब्जर्व दैट कार्टून, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो पपेट्स हैं दे आर नॉट फ्री। तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको ये दोनों के दोनों जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, they want the government, they want the prime minister to function according to their desire। वो एक पपेट की तरह बन गए हैं।
तो यही कंडीशन होती है जब कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें इसी तरह के सिचुएशंस आते हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ही, हम कहेंगे कि एक निगोशिएटर बन जाता है। वो उसकी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन नहीं होती है, ही विल नॉट बी एबल टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। उसको एक पपेट की तरह काम करना पड़ता है क्योंकि उसको सपोर्ट मिला हुआ है कई सारे पार्टीज से। अगर वो उनके हिसाब से काम नहीं करेगा तो वो अपना समर्थन जो है, जो दे रहा है उसको सपोर्ट, वो खींच लेगी और फिर क्या हो जाएगा, वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाएगी और वो गिर जाएगी सरकार। तो अपनी सरकार को बचाने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं और यही जो हमारा जो कार्टून है वो इसी चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरह से कोalition गवर्नमेंट के अंदर ये जो लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी यूनाइटेड नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चीज़ फिर से देखेंगे कि 1989 में ही क्या हुआ था कि ये जो नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट बनी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी, जनता दल जिसमें मेन इंग्रेडिएंट था, ये इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में ही इन्होंने ये प्रॉमिस किया था लोगों से कि अगर आप हमें वोट देते हैं, अगर हम पावर में आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास की मंडल कमीशन जो है वो जनता गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था 1977 में, जब जनता गवर्नमेंट आई थी आपातकाल के बाद, तो 1979 में तक वो रही थी गवर्नमेंट में। और उसी समय ये मंडल कमीशन जो है बीपी मंडल के लीडरशिप में मंडल कमीशन को बनाया गया था। अब ये जो मंडल कमीशन बनी थी, इसमें क्या हम देखते हैं कि इसने जो रिकमेंडेशन दिया था वो यही दिया था कि इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जो हमारे ओबीसीज हैं उनको उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। कहाँ पर प्रॉपर नहीं है उनका रिप्रेजेंटेशन? उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट जॉब्स में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो वहाँ पर उनको मेजॉरिटी, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये जो रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने दिया था, ये जब तक उनका रिकमेंडेशन आया तब तक गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ गई थी 80 में, उन्होंने उसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया और तब से ही ये जो मुद्दा बना हुआ था ओबीसीज का। और तब ये जनता दल ने ये अपना मैनिफेस्टो रखा था कि जब वो पावर में आएंगे तो वो इनको दे देंगे, और वही हुआ 1989 में। जब वो पावर में आते हैं तो वो दे देते हैं उनको रिकमेंडेशन जो थी मंडल की, उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है जिसको हम मंडल इशू कहते हैं। वी हैव डिस्कस दिस, अभी हमको इसको और भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पर ये समझ लेना है कि जो मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया, उसके कारण क्या हुआ कि नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी उसमें भेदभाव हो गया, उसमें फूट हो जाती है और जो सपोर्ट मिल रहा था उसको बीजेपी से, वो सपोर्ट भी खत्म हो जाता है और इलेक्शन नहीं होते हैं। गवर्नमेंट नेशनल फ्रंट की ही रहती है, लेकिन उसका एक सेक्शन जो है वो उससे अलग हो जाता है और वो गवर्नमेंट बना लेता है। और अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं वो बन जाते हैं चंद्रशेखर। ठीक है, तो 89 से 90 करीब करीब एक साल जो है वो वीपी सिंह जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, नेशनल फ्रंट के अंदर। अब नेशनल फ्रंट के अंदर ही हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और वो है चंद्रशेखर। और ये जो चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो इस समय जो ये एक सेक्शन ऑफ नेशनल फ्रंट था। ठीक है, और ये जो हमारे चंद्रशेखर हैं उनकी जो पार्टी थी वो समाजवादी जनता पार्टी थी, एसजेपी, समाजवादी जनता पार्टी। तो और इसको जो सपोर्ट मिल रहा था, चंद्रशेखर वाली जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, इनको जो सपोर्ट मिल रहा था वो कांग्रेस से मिल रहा था। तो ये जो ये समय है ना 1989 से के बाद का जो टाइम है, वो इसी तरह से बहुत ही इनस्टेबिलिटी से भरा हुआ टाइम है, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये समझ में आता है कि धीरे धीरे फिर हम कैसे ग्रो करते हैं, इस पीरियड को कैसे हम ओवर करते हैं। और 2014 के इलेक्शन में पहली बार एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है। तो ये पीरियड जो है वो जो पीरियड है वो हमारा ट्रांजिशनल पीरियड कहा जा सकता है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट फिर से गिर रही है, फिर से नई गवर्नमेंट बन रही है। तो ये चीज़ें हम विटनेस कर रहे हैं। और इसी समय में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो डिक्लाइन है वो शुरू हो चुका था। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो 1989 के इलेक्शन में अपनी पोजीशन को लूज़ करती है और उसको नहीं मिल पाता है मेजॉरिटी। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया में क्या स्टार्ट होती है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम जिसको हम कहें ट्रू मैनर में। हालांकि वी हैव a democracy, a true democracy. In our constitution there is provision for multi-party system. We have adopted the multi-party system. लेकिन फिर भी what we find कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस जो हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उसमें सिंगल पार्टी का ही डोमिनेंस था। ठीक है, तो ये हमारा ये डिस्कशन अभी हम इसको यहीं पर रखेंगे। हमने डिस्कस कर लिया है 1989 की नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें दो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। वीपी सिंह जो कि जनता दल की थे और फिर जिसको सपोर्ट मिल रहा था बीजेपी और लेफ्ट से, और उसके बाद चंद्रशेखर बनते हैं। यही मंडल इशू पे प्रॉब्लम आती है, सपोर्ट जो है वो कम हो जाता है उनका। इस कारण से चंद्रशेखर जो है, जो कि उसी नेशनल फ्रंट से निकले होते हैं, समाजवादी जनता पार्टी इनकी पार्टी का नाम होता है एसजेपी। ठीक है, इनकी गवर्नमेंट बनती है और इसको सपोर्ट मिलता है कांग्रेस से। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। और फिर ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाती है, 91 में फिर से इलेक्शन हमें फेस करना पड़ता है। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी पोजीशन को लूज कर चुकी है। जो डोमिनेंट पोजीशन कांग्रेस की थी, अब कांग्रेस उस डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है। और इसी कारण से एक और हम कह सकते हैं कि नया डेवलपमेंट होता है, जो है कि मल्टी पार्टी सिस्टम ट्रू सेंस में इंडिया में स्टैब्लिश हो पाता है। दो वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बट इन अंडर द सिस्टम, जो हमारे यहाँ सिस्टम जो डेवलप हो रहा था, उसमें यही हुआ कि सिंगल पार्टी का ही डोमिनेंस था। मल्टी पार्टी जैसी कोई भी फीचर हमें नज़र नहीं आता था। लेकिन अब जबकि कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पार्टीज़ थी जिनका की कोई अहमियत ही नहीं थी, वो सारी पार्टीज़ अब काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई। और यहाँ तक कि जो नेशनल गवर्नमेंट जो बन रही है उसमें वो छोटी छोटी पार्टीज़ उसके पार्ट बनने लगे। क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं उनका भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ऐसी छोटी पार्टीज जिनके 10 MLAs हैं, 12 MLAs हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट फॉर्म करना है उसके लिए वो 10-12 MPs भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वो जो छोटी सी पार्टी थी जिसका कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं था कांग्रेस के डोमिनेंस जब तक थी, वो पार्टी अब नेशनल गवर्नमेंट की पार्ट बन गई। तो ये क्या हुआ, एक ट्रू सेंस में हम मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ प्रोसीड किए। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, फिर से हम आएंगे, कहाँ पर हम आएंगे, 1991 का इलेक्शन। 1989 में जो गवर्नमेंट बनी वीपी सिंह एंड देन चंद्रशेखर के लीडरशिप में बनी, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी। जब तक वीपी सिंह थे तो बीजेपी का सपोर्ट था, लेफ्ट फ्रंट का सपोर्ट था। जब चंद्रशेखर आए तो उसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी ये बाद में प्रॉब्लम्स आई और फिर गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। और 1991 में हम फिर से इलेक्शन फेस करते हैं। अब ये जो 1991 का इलेक्शन था, इसी में क्या हुआ कि कैंपेनिंग के समय में राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। और राजीव गांधी का जो असैसिनेशन होता है उसकी वजह से कांग्रेस को फिर से सिंपैथी वोट मिल जाते हैं, और सिंपैथी वोट मिलने के कारण कांग्रेस फिर से इमर्ज करती है एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ओके, कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के फॉर्म में फिर से इमर्ज करती है, और इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ
पीवी नरसिम्हा राव, और इसको सपोर्ट मिलता है AIADMK से और कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, तो ये 91 में जो गवर्नमेंट बनती है वो 5 साल अपने कंप्लीट करती है। ये 1996 तक ये गवर्नमेंट आराम से अपना पूरा का पूरा 5 इयर्स कंप्लीट करती है, और इस दौरान ही पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनके ही मनमोहन सिंह के ही लीडरशिप में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जो कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर जिसमें फोकस किया गया। तो ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट्स हो जाते हैं हमारे 1991 से 1996 के बीच का। ये पीरियड स्टेबल पीरियड था। ठीक है, और इसके बाद का जो समय है वो है, फिर से होता है 1996 का इलेक्शन, जिसमें कि काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, काफ़ी इनस्टेबिलिटी ये कॉज करता है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द इलेक्शन ऑफ 1996। 1996 में इलेक्शन होता है, और जब हम लोगों ने डेवलपमेंट्स देख रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से 92 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है, और ये जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है इसका इम्पैक्ट आना जो है वो हमारे पॉलिटिक्स पे स्टार्ट हो जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स पे बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का इम्पैक्ट स्टार्टेड टू शो। और हम ये देखते हैं कि 1996 में का जो इलेक्शन होता है इसमें बीजेपी जो है वो अपने पावर को काफ़ी कंसोलिडेट कर लेती है, और वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के फॉर्म में इमर्ज करती है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, जिसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहेंगे इस डिकेड का, कि इन द ईयर 1996 बीजेपी emerged as a single लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, अब क्या होता है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन जाती है बीजेपी, बट बीजेपी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भी इनवाइट किया जाता है। प्रेसिडेंट इनवाइटेड द लीडर ऑफ बीजेपी, ही वाज अटल बिहारी वाजपेयी एट दैट टाइम। उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया जाता है, बट उस समय जैसे बीजेपी को एक अछूत की तरह बिहेव किया जाता था, उसको कम्युनल माना जाता था, और इसलिए बीजेपी को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मतलब कोई भी जो इम्पोर्टेंट पार्टीज थी जिनके पास ज़्यादा एमपीज थे, किसी ने भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, और यही कारण था कि ये जो गवर्नमेंट थी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन के रही, और सिंगल वोट से अटल बिहारी वाजपेयी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज किए थे। ये 13 दिन की गवर्नमेंट थी, और इस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ वो बहुत ही मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमारी कंट्री का इसको कहा जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है 1996 में ही। बीजेपी को मौका दिया गया, बट वो नहीं प्रूव कर पाई अपनी मेजॉरिटी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी। अब जो ये यूनाइटेड फ्रंट है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट वही था जो इसके पहले वाला जो 1989 का नेशनल फ्रंट था, वही ऑलमोस्ट यूनाइटेड फ्रंट भी था। यूनाइटेड फ्रंट में भी जो मेन पार्टी थी वो जनता दल ही थी, और इसके अलावे और अदर पार्टीज थे। बट ये जो 1996 में जो यूनाइटेड फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, उसकी जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसमें उसको जो सपोर्ट मिला वो किससे मिला, वो कांग्रेस से मिला। क्योंकि अब जो कंडीशन हो गई थी 1996 के इलेक्शन में, एज बीजेपी इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, लाइक लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है, इनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया कि किसी तरह से बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखा जाए। जैसे 1989 में जो अदर पार्टीज थी अदर देन कांग्रेस, उनका ये एम था कि कांग्रेस को पावर से बाहर रखा जाए। उसके लिए जो ऑपोजिट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज थी, उन्होंने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अब जब हम 96 में देख रहे हैं कि जब बीजेपी इमर्ज कर रही है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के फॉर्म में, तो इसको अब बाहर रखना है ना। तो इसको बाहर रखने के लिए फिर से कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट को। तो ये है पॉलिटिक्स, जिसमें कि एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड पावर। पावर इज द मेन
इशू, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पॉलिटिक्स के अंदर होती है वो पावर होती है। उसको क्या किया जाता है ना, उसको एक आइडियोलॉजी की कवरिंग दे दी जाती है। अंदर से तो हमें पावर चाहिए होता है ना, बट ऊपर से हम क्या दिखाते हैं कि हम आइडियोलॉजी के लिए हम जो भी कर रहे हैं वी आर डूइंग फॉर आइडियोलॉजी। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है वो सेट हो रही हैं। 1996 का इलेक्शन में यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म होती है कांग्रेस के सपोर्ट से, और पहले इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं एच.डी. देवेगौड़ा। ठीक है, एच.डी. देवेगौड़ा सब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन फिर से उसी तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टरशिप में फिर से बदलाव आता है। और हम देखते हैं कि 97 से 98 में ये जो एक साल था, एक साल वो रहे करीब करीब ऑलमोस्ट 1 ईयर एच.डी. देवेगौड़ा, और फिर से 97 से 98 में जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आई.के. गुजराल रहे। तो इस तरह से हमने 98 तक के जो डेवलपमेंट्स है उसको हम डिस्कस कर लिए। फिर से 98 में इलेक्शन होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कल के इसमें डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में।